नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के बीच के रिश्ते की। मतलब संविधान तो कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर है। सुनने में ये बहुत बड़ा टाइटल लगता है ना, पर क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति सच में सेना को सीधे आदेश दे सकते हैं? हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प आर्टिकल्स हैं, तो आज हम इसी में थोड़ा गहरा उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर्वोच्च कमांड वाली बात कितनी सच है और कौन लेता है असली फैसले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, संविधान का अनुच्छेद 53(2) ये साफ साफ कहता है कि संघ के रक्षा बलों की सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति के पास होगी। हाँ बिल्कुल, ये तो संविधान में लिखा है, एकदम स्पष्ट। लेकिन यहीं पर एक और जरूरी अनुच्छेद आता है, 74(1). ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, और राष्ट्रपति अपने काम में इसी सलाह के अनुसार चलेंगे। तो यहां थोड़ा पेच है। अच्छा, तो मतलब सुप्रीम कमांडर तो हैं, पर काम करेंगे मंत्री परिषद की सलाह पर। एग्जैक्टली। यहीं पर वो सर्वोच्च कमान वाली बात व्यवहार में थोड़ी औपचारिक या कहें तो प्रतीकात्मक हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते? जैसे मान लीजिए युद्ध की घोषणा करनी हो, क्या वो खुद से कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। युद्ध जैसे बड़े फैसले या कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई, इसके लिए तो संसद की मंजूरी चाहिए होती है। अनुच्छेद 246 को देखिए, और संघ सूची की एंट्री 1 ये साफ करता है कि रक्षा, युद्ध, शांति, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है। तो असल में जो नीतियां बनती हैं, जो फैसले लिए जाते हैं, वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ही लेती है। राष्ट्रपति सिर्फ उनकी सलाह पर एक्ट करते हैं। समझ गई। तो ये बेसिकली हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसी का नतीजा है कि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख तो हैं, मतलब हेड ऑफ स्टेट, पर असल में सरकार के मुखिया नहीं है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। राष्ट्रपति मुखिया हैं, सम्मानीय पद हैं, पर असली मुख्य यानी एग्जीक्यूटिव हेड वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद हैं। सोर्स में एक उदाहरण भी दिया है, अभिकथन और कारण वाला। वो इस बात को और साफ करता है। अभिकथन ए है कि राष्ट्रपति रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। ये बात सही है। हाँ, ये तो हमने देखा। लेकिन उसका कारण आर दिया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां विधायिका के नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, और ये बिल्कुल गलत है। उनकी शक्तियां स्वतंत्र नहीं हैं। वो मंत्री परिषद की सलाह और संसदीय नियंत्रण के अधीन है। संवैधानिक प्रमुख जरूर हैं, पर इंडिपेंडेंट कमांडर नहीं। हाल में भी शायद कुछ ऐसी बातें उठी होंगी जिनसे ये स्थिति और साफ हुई हो, जैसे वो अग्निपथ योजना वाली बहस का जिक्र था सोर्सेज में। हाँ, अग्निपथ योजना एक अच्छा उदाहरण है। जब वो योजना आई, उस पर कितनी बहस हुई, कितना विरोध हुआ, समर्थन हुआ। सारा फोकस किस पर था? सरकार के फैसले पर, उसकी नीति पर। क्या किसी ने ये सवाल उठाया कि राष्ट्रपति ने इस पर स्वतंत्र रूप से क्या सोचा या उनकी मर्जी क्या थी? नहीं। हाँ, बात तो सही है। चर्चा तो सरकार के इर्द गिर्द ही थी। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि असली शक्ति कहाँ है। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि संविधान क्या कहता है और असल में चीजें कैसे काम करती हैं। इसके बीच का जो बैलेंस है, उसे समझना जरूरी है। राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमा वाला है, पर निर्णायक शक्ति चुनी हुई सरकार और संसद के पास ही है। वो अनुच्छेद 74(1) वाली बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि संविधान राष्ट्रपति को सर्वोच्च कमांडर का दर्जा तो देता है, पर यह भूमिका ज्यादातर औपचारिक है। असली कंट्रोल, असली फैसले लेने की ताकत मंत्रिपरिषद के पास है, और राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है। और ये कोई कमी नहीं, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र का डिजाइन है। ये पक्का करता है कि रक्षा जैसे इतने जरूरी मामलों में फैसले वो लोग लें जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनके प्रति जवाबदेह हैं। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है, जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति की ये सैन्य भूमिका ज्यादातर औपचारिक ही है, तो फिर संविधान बनाने वालों ने उन्हें सर्वोच्च कमांडर का ये पद दिया ही क्यों? आज के जमाने में इस प्रावधान का क्या प्रतीकात्मक या संवैधानिक महत्व बचा है? सोचने वाली बात है।